सोचिए किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में मान लीजिए ऐसी शर्त हो जो कहे कि आपको कोई सामान या सर्विस मतलब कोई चीज सिर्फ एक ही सेलर से खरीदनी होगी। हाँ, एक्सक्लूसिव परचेज वाली शर्त। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या ऐसी शर्तें हमेशा कानूनी तौर पर मान्य होती हैं, वैध होती हैं? आज हम इसी पेचीदा सवाल की कानूनी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प एरिया है कानून का। हमारे सामने कुछ कानूनी दस्तावेज हैं और कुछ केस स्टडीज भी हैं। तो इनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कब इस तरह की खास खरीदारी वाली शर्त गैर कानूनी मानी जा सकती है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि कानून क्या कहता है और अदालतों ने इसे कैसे समझा है। तो देखिए, भारतीय कानून का एक सामान्य सिद्धांत तो यही है कि कोई भी ऐसा समझौता जो व्यापार में रुकावट डालता है वो शून्य होता है, मतलब वॉइड। सही का सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यही कहता है। लेकिन इसमें कुछ अहम अपवाद भी हैं, खासकर जब बात आती है सोलिस एग्रीमेंट्स की, या जिन्हें हम एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट्स भी कहते हैं। अच्छा, सोलिस एग्रीमेंट्स? हाँ, मतलब सिर्फ एक ही पक्ष से डील करने वाले समझौते। ये मान्य हो सकते हैं अगर उनका मुख्य उद्देश्य मतलब बेसिक इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट के पक्षों को फायदा पहुंचाना हो, न कि व्यापार पर एकाधिकार मतलब मोनोपोली बनाना। बिल्कुल, संतुलन बहुत जरूरी है। अगर मकसद सिर्फ मार्केट कब्जाना है तो वो गड़बड़ है, लेकिन अगर बिजनेस के लिए जरूरी है तो शायद ठीक हो। एक बड़ा ही दिलचस्प केस है इसमें, शेख कालू बनाम रामसरन भगत का। ये पटना के कंघी बनाने वाले उद्योग का मामला था। हाँ, ये क्लासिक केस है। इसमें एक खरीदार था भगत। उसने क्या किया कि शहर के लगभग सभी कंघी बनाने वालों से करीब 30 में से 29 लोगों से ये अग्रीमेंट कर लिया कि वे जिंदगी भर लाइफ टाइम अपनी सारी कंघियां सिर्फ उसी को बेचेंगे, किसी और को नहीं। और मजे की बात ये थी कि उस अग्रीमेंट पे ये भी था कि अगर भगत को बाजार नहीं मिलता तो वो कंघियां खरीदने के लिए बाध्य भी नहीं था। हाँ, ये तो बहुत ही एक तरफा लगता है। जाहिर है। तो अदालत ने इसे शून्य माना, मतलब रद्द कर दिया। तर्क ये था कि ये जो प्रतिबंध था ये अनुचित रूप से लंबे समय के लिए था, जिंदगी भर के लिए। और इसका असली मकसद? हाँ, कोर्ट ने कहा कि इसका असली इरादा प्रतिस्पर्धा को दबाना और बाजार पर एकाधिकार करना था। कंपटीशन खत्म करो, मोनोपोली बनाओ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। तो ये एक एक्सट्रीम केस हो गया। बिल्कुल। अब इसके उलट एक और केस देखते हैं, गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम कोका कोला कंपनी का। हाँ, ये कोका कोला वाला इसमें क्या था? यहाँ एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट था। गुजरात बॉटलिंग को कोका कोला की फ्रेंचाइजी मिली थी और समझौते के तहत उन्हें सिर्फ कोका कोला के ही पेय बेचने थे, किसी और प्रतिस्पर्धी ब्रांड के नहीं, जैसे पेप्सी वगैरह। अच्छा, तो ये भी एक तरह की एक्सक्लूसिव शर्त हुई? हाँ, लेकिन इस मामले में अदालत ने शर्त को वैध माना, सही ठहराया। क्यों? जबकि शेख कालू वाले केस में तो रद्द कर दिया था। वजह ये थी कि ये प्रतिबंध सिर्फ फ्रेंचाइजी समझौते की अवधि तक ही सीमित था, मतलब हमेशा के लिए नहीं था, और इसे कोर्ट ने फ्रेंचाइजर के हित की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना। फ्रेंचाइजर मतलब कोका कोला, उसके हितों की रक्षा जैसे ब्रांड की इमेज, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब। कोर्ट ने माना कि फ्रेंचाइजी मॉडल में इस तरह की शर्तें अक्सर बिजनेस के लिए जरूरी होती हैं ताकि ब्रांड की वैल्यू बनी रहे। तो इससे ये समझ आता है कि अगर प्रतिबंध वाजिब हो, सीमित अवधि का हो और उसका कोई वैध व्यावसायिक उद्देश्य हो, जैसे ब्रांड की सुरक्षा, तो वो मान्य हो सकता है। बिल्कुल। तो कॉन्ट्रैक्ट कानून के तहत अगर उद्देश्य मोनोपोली बनाना है या अवधि बहुत ही ज्यादा लंबी है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो समझौता शून्य होगा। सही। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और एंगल है डिजाइन कानून का। डिजाइन कानून मतलब डिजाइन एक्ट? हाँ, डिजाइन एक्ट 2000, उसकी धारा 42 में एक बहुत स्पेसिफिक नियम है। वो क्या है? वो ये कहता है कि अगर कोई चीज है जिसका डिजाइन रजिस्टर्ड है, मतलब उसका शेप, पैटर्न वगैरह कानूनी तौर पर प्रोटेक्टेड है, तो उस चीज को बेचने वाला या लाइसेंस देने वाला, खरीदार या लाइसेंस लेने वाले पर ऐसी शर्तें नहीं लगा सकता जो खरीदार या लाइसेंस धारी को उस रजिस्टर्ड डिजाइन वाली चीज के अलावा कोई और चीज भी उन्हीं से खरीदने के लिए मजबूर करे। मतलब एक चीज के साथ दूसरी असंबंधित चीज खरीदने की मजबूरी। ओह अच्छा, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई खास डिजाइन वाली, रजिस्टर्ड डिजाइन वाली कार बेच रहा है, तो वो ये नहीं कह सकता कि कार के टायर या मान लीजिए सीट कवर जो डिजाइन का हिस्सा नहीं है वो भी उसी से खरीदने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। कानून कहता है कि ऐसी शर्तें सीधी सीधी शून्य होंगी, मतलब लागू नहीं होंगी।
इसे टाई एंड अरेंजमेंट कहते हैं और डिजाइन एक्ट इसे रोकता है। ये तो कंज्यूमर के लिए काफी अच्छा है। हाँ, इसका मकसद ये है कि कोई अपने रजिस्टर्ड डिजाइन के अधिकार का गलत फायदा उठाकर दूसरी चीजों की बिक्री को ना बांधे। हालांकि इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे वो कोका कोला वाले केस जैसा फ्रेंचाइजर का अपने ब्रांड को बचाना या डिजाइन वाले सामान के पुर्जे सप्लाई करने का अधिकार रखना, पर मूल सिद्धांत यही है। ठीक है, तो ये काफी कुछ साफ हुआ। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या कह सकते हैं? कब किसी एक ही विक्रेता से खरीदने की शर्त ठीक है और कब नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। पहला, आमतौर पर ये शर्तें ठीक हो सकती हैं अगर वे वाजिब हों, सीमित समय के लिए हों और उनका मकसद सही व्यापारिक हितों को साधना हो, जैसे ब्रांड इमेज बचाना, न कि बाजार पर कब्जा करना। ठीक है। दूसरा, ये शून्य होंगी अगर इरादा एकाधिकारवादी है, मतलब मोनोपोली बनाना है, या प्रतिबंध बहुत लंबे समय या अनिश्चित काल के लिए है, जैसे शेख कालू वाले केस में था। राइट। तीसरा, डिजाइन एक्ट के तहत ये खास तौर पर शून्य है अगर रजिस्टर्ड डिजाइन वाली चीज के साथ कोई दूसरी उससे असंबंधित चीज खरीदने के लिए मजबूर किया जाए। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, कि हर मामले का संदर्भ महत्वपूर्ण है। समझौते का इरादा क्या है, कितने समय के लिए है, कौन से प्रोडक्ट्स शामिल हैं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि शर्त वैध है या नहीं। बिल्कुल, मतलब व्यवहारिकता और नियत, इन पर बहुत कुछ निर्भर करता है, सिर्फ लिखी हुई बात पर नहीं। हाँ, कानून का मकसद भी यही है कि वो असल दुनिया की सिचुएशन को समझे। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूँ सबके लिए। जरूर। जब भी कोई किसी एग्रीमेंट में ऐसी एक्सक्लूसिव खरीद वाली शर्त देखे, तो ये सोचना जरूरी है कि क्या ये शर्त सिर्फ बिजनेस के हितों को प्रोटेक्ट कर रही है या फिर ये व्यापार करने की आजादी पर, मतलब फ्रीडम ऑफ ट्रेड पर एक गैर वाजिब, एक अनुचित रोक लगा रही है। वो सही संतुलन कहाँ है? ये वाकई सोचने वाली बात है। संतुलन कहाँ है, बहुत जरूरी सवाल।